हमारे साथ हैं विशाल जी। हम चर्चा कर रहे हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पे। सर, भारत में अब वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जगदीप धनखड़ जी का नाम आया है। ये जगदीप धनखड़ जी एनडीए के कैंडिडेट हैं। एनसीपी और ओपोजिशन पार्टीज ने मिलकर मार्गरेट एल्वा को दे हैव नॉमिनेटेड एज देयर वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। देखो, जो नंबर्स हैं, जो स्ट्रेंथ है इस वक्त ऑफ इलेक्टोरेट जो वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एनडीए के कैंडिडेट के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है जी। और अगेन बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया है। अगर आप जानते होंगे, धनखड़ जी ही वाज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे ममता बनर्जी के साथ जी, राइट। सो ही हैज़ बीन इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही अपोज्ड लॉट ऑफ डिसीजंस विच ही थॉट वर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, और उन्होंने बड़ा वेहेमेंटली उन चीज़ों को अपोज किया जी। और एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही हैज़ बीन अ लॉयर। उनका काफ़ी 1989 से पॉलिटिकल करियर है और ही कम्स फ्रॉम द जाट बैकग्राउंड। और मेरे को ये लगता है कि मैं, हालांकि इन लॉट ऑफ एनालिसिस इट इज शोन कि अगर आप जाट या किसी ट्राइबल कम्युनिटी से लेते हैं नेता तो समहाउ आपकी वहाँ पे स्ट्रेंथ बनती है, राइट। मेरे को ये लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हु इज बेस्ट फिट फॉर दैट, हु डिजर्व्स दैट रोल, उन्हीं को नॉमिनेट करना चाहिए। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अब इस बात का असर, क्योंकि अब पब्लिक भी समझ गई है कि जस्ट बिकॉज आप हमारे करोड़ों लोगों में से एक कैंडिडेट को एक नॉमिनेशन या एक अच्छी पोजीशन दे देते हैं, दैट डज नॉट मीन यू आर आवर वेल विशर्स। अगर लोग काफी पिछले इलेक्शन में भी 2019 के इलेक्शन की भी अगर मैं बात करूं और यूपी इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, सबने बोला था कि जाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी को वोट नहीं आएगी क्योंकि वो उनसे नाराज हैं बिकॉज ऑफ फार्म लॉस। और हुआ ये कि एंड में उन्होंने और सीटें गेन की जी। तो एट द एंड ऑफ द डे जनता भी ये देख रही है कि मेरे लिए कौन सी सरकार अच्छी है, मेरे लिए कौन से नए इनिशिएटिव लेके आएगी। मेरे में से एक बंदे को अगर उन्होंने नेता चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे वेलविशर है। इस तरह की जो टोकनिज्म है कि भाई हम आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, एक दो फैमिलीज को फायदा करवा रहे हैं और बाकी उससे अब हर कम्युनिटी को ऊपर उठना पड़ेगा जी। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उनको ये उठना पड़ेगा कि हमें ये नहीं चाहिए कि भाई हमारे कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए और बाकी सब लोगों को प्रोग्रेस से दूर रखा जाए जी। आज प्रोग्रेस सबको मिलनी चाहिए इक्वालिटी से, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। जो सरकार ये करे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे रिसोर्सेस को, सबको मौका दे आगे बढ़ने का, और बिना कोई भेदभाव के कि अगर किसी भी वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की जरूरत है तो सबको सपोर्ट करे जी। धर्म के आधार पर सपोर्ट ना करे तो मेरे को लगता है कि वही सरकारें आगे फ्यूचर में भारत में आएंगी जी। बिल्कुल सर, भारत ने एक और अच्छा काम किया, कोविड वैक्सीन है, 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया सर, 200 करोड़ का। देखो, सैल्यूट टू आवर साइंटिस्ट, टू आवर हेल्थ वर्कर्स, टू आवर ब्यूरोक्रेट्स एंड टू आवर गवर्नमेंट। ये एक अनप्रेसिडेंट अचीवमेंट है। हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। चाइना की इकोनॉमी पिछले क्वार्टर 2.5% कॉन्ट्रैक्ट की है और सिंपल रीजन है, वो वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं कर पा रहे। एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिनके कहने पे सब कुछ हो सकता है, देखिए वैक्सीनेशन की ड्राइव वो भी कंप्लीट नहीं कर पाई। इट वाज सच अ कॉम्प्लेक्स टास्क और हमारी गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया है। हम एक अकेले डेवलपिंग कंट्री हैं जहां के अंदर से 2-3 नई तरह की वैक्सीनेशंस डेवलप हुई हैं। आज बच्चों की भी वैक्सीनेशन हो रही है, बूस्टर डोज भी फ्री कर दी गई है, जिससे उसका भी अपटेक बढ़ गया है। और मेरे को लगता है कि आज अगर हमारी इकोनॉमी ऑन ट्रैक है, जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, हम अभी उसका प्रेशर, लोग कह रहे हैं जी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है जी, 7% डेप्रिशिएट हुई है इस साल, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। पर आप कंपेयर करो बाकी करेंसी से, सब 15%, 20% डेप्रिशिएट हुई हैं। यूरो की करेंसी ले लो आप डॉलर के मुकाबले, जब से यूरो बना है पहली बार डॉलर से वो नीचे चला है, पहली बार। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस वॉर इज हैविंग। और वैक्सीनेशन ने जो हमारे को चलाए रखा है, हमारी इकोनॉमी को एक्टिव रखा है, वो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन के आई है। सो मेरे को लगता है कि इट शुड बी काउंटेड एज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम जब उस टाइम में जी रहे होते हैं ना, हम उस चीज का सिग्निफिकेंस नहीं समझते जी। जब हिस्ट्री लिखी जाती है, जब हम बैकड्रॉप में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सिविल सर्वेंट्स ने, हमारे पॉलिटिशियन, इस बार की गवर्नमेंट ने, जहां पे क्रेडिट ड्यू देना पड़ेगा, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है।
जी। इस इकोनॉमी को दोबारा उभारा है और ये स्ट्रेंथ दी है, एंड वी शुड ऑल बी थैंकफुल टू दैट। एंड यू नो आवर साइंटिस्ट, इसीलिए हमें अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट, रिसर्च में अपने प्रोसेसेस में भरोसा रखना चाहिए और इस चीज़ में और इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सर, पाकिस्तान में जो पिछले कुछ समय में हुआ, इमरान खान को पीएम की कुर्सी से उतारा गया, शहबाज शरीफ जो कुर्सी पे दोबारा विराजमान हुए, और इस बार फिर इलेक्शन हुए हैं तो इमरान खान आगे दिख रहे हैं। देखो, ये उनकी पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के बाईपोल्स हैं जी। 20 सीटों पे बाईपोल्स हुए थे। उसमें ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 16 सीटों पे इमरान खान की इंसाफ तहरीक पार्टी फिर से जीतेगी। जी। और मोर और लेस ये एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय दी पीपल इन पावर। नवाब शरीफ की जो पार्टी है, उन्होंने दे हैव एक्सेप्टेड देयर डिफीट कि वो 3 से 4 सीटें जीतेंगे। जी। अब चैलेंज ये है कि आप देखो, इसको 2-3 तरीके से देखने की बात है। ये विक्ट्री इमरान खान को और हौसला बढ़ाएगी और पाकिस्तान को और डिस्टेबलाइज करेगी। इससे 2 चीजें होंगी। आर्मी ने इन इलेक्शंस में इमरान खान की पार्टी को ऑफ कोर्स वोटिंग हुई है और उनके फेवर में वोटिंग हुई है, इसलिए जीतने दिया है। इससे जो रूलिंग पार्टी है, जब उनकी स्ट्रेंथ वीक होती है, वो आर्मी के ऊपर और डिपेंडेंट हो जाती है, आर्मी की पावर और बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन बढ़ती रही और वहां पे अनरेस्ट हुआ, वहां पे ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है जी। और श्रीलंका जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी बनती जा रही है, और पाकिस्तान में यह सिचुएशन बनना श्रीलंका से बहुत डेंजरस है, क्योंकि श्रीलंका में तो काइंड ऑफ लोगों के पास उस तरह की वेपनाइजेशन नहीं है, उस तरह के टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जो पाकिस्तान इस वक्त सफर कर रहा है। जी। वहां पे ज्यादातर लोग हथियार रखते हैं, राइट। ट्राइबल एरियाज में ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां पे अगर इस तरह के प्रोटेस्ट हुए तो लोग बंदूकें लेके सड़कों पे उतरेंगे। जी। बहुत ज्यादा कत्लेआम होगा। और ये एक और एग्जाम्पल बनने जा रहा है कि चाइना के डेथ ट्रैप में आने के बाद या चाइना के चंगुल में आने के बाद आपके देश की क्या हालत होती है। जी। और इमरान खान को इस वक्त बिल्कुल परवाह नहीं है कि देश में अनरेस्ट बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट और लोगों को वो काफी भड़का रहे हैं। जी। इससे पूरे देश को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कई इलाके और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो सरकारों से खुश नहीं है, जिनके साथ ट्रेडिशनली पाकिस्तानी सरकारों ने जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां की डोमिनेटेड जो कम्युनिटी ने रूल किया है, उन्होंने उनके साथ नाइंसाफी की है। जी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर बनता जा रहा है, जो पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी इज डेंजरस फॉर इंडिया ऑल्सो। और मेरे को ये एक चीज है जिसके ऊपर इस वक्त जो भी वहां के रूलर्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इज द हब ऑफ क्रिएशन, इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। वो कोई अच्छी चीज तो बना नहीं पाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो ऐसी नेगेटिव चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन वहां पे बनती जाती है। ये बाई इलेक्शन हालांकि इमरान खान की पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, पर ये पाकिस्तान की डिस्टेबिलिटी की टुवर्ड्स एक स्टेप लिया गया है। तालिबान को भी मौका मिल रहा है सर पाकिस्तान में घुसने का? तालिबान ऑलरेडी पाकिस्तान में है। उनके जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और कम होती जा रही है, दे आर बीइंग रूल्ड बाय ट्राइबल वारलॉर्ड्स, जी, राइट। और तालिबान के अलग अलग ग्रुप अक्रॉस, चाहे आप उनके टॉप शहर ले लो, वहां पे बॉम्बिंग, चाहे वो अलग अलग मस्जिदों में हो, अलग अलग एरियाज में हो, वो करते आए। तालिबान ने तो कुछ साल पुरानी बात है, बहुत ही दुखद घटना है, एक आर्मी के बच्चों के स्कूल में अटैक कर दिया था। तो इस तरह के माइंडसेट वाले ग्रुप जिनको उन्होंने खुद ही इनकरेज किया, जो हम बात कर रहे थे उस दिन भी, कि पाकिस्तान आज उन्हीं ग्रुप्स का सबसे बड़ा विक्टिम भी बन गया। जी सर, इसके साथ ही इसका प्रभाव भारत पे क्या आ सकता है और भारत को क्या क्या करना चाहिए? देखो, भारत को तो सबसे पहले अपने बॉर्डर को नॉन पोरस बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ ऑलरेडी इंश्योर कर रही है कि वहां से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो मर्सनरीज भेजे जा रहे हैं, उनको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज किया जाता है, राइट। गवर्नमेंट ने ये अपने इरादे शो कर दिए कि अगर यहाँ पे अटैक होंगे तो हम वहां पे घुस के अटैक करेंगे। और इस डिस्टेबलाइजेशन में सबसे पहले तो इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि जो इंडियन असेट्स अफगानिस्तान में है, राइट, और जो हमारे ट्रबल्ड एरियाज हैं, उससे पाकिस्तान का ध्यान हटाया जाए। इंडिया को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में।
सेकेंडली एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि क्या वो जो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनका इंडिया फोकस्ड है ऑलरेडी है, किन, और खास तौर पे जो डेंजरस वेपन्स हैं, राइट, विच आर वेरी रिस्की वेपन्स। अगर पूरा कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाता है जिस तरह से श्रीलंका में हुआ है, तो ऐसा ना हो कल को न्यूक्लियर वेपन्स, डर्टी बॉम्ब्स किसी ऐसे टेररिस्ट ग्रुप के हाथ ना आ जाएं और वो इंडिया में उसका यूटिलाइज ना कर दें। तो ये मेरे को लगता है कुछ चीजें जो इंडिया को बहुत केयरफुली देखनी पड़ेगी। सर एक और बुरी खबर आ रही है, साउथ वेस्ट से आग लगी है जंगलों में और स्पेन और ग्रीस तक भी पहुंच चुकी है। बेसिकली यूरोप इज अंडर एक रिकॉर्ड हीट वेव के अंडर है जी। और देखिए क्लाइमेट चेंज को हमारे पॉलिटिशियंस और हम लोग भी एक तरह से एक फ्यूचर की चीज मान रहे हैं या अभी एक कहानी की तरह मान रहे हैं, पर इट इज बिकम अ रियलिटी। आज देखिए फ्लडिंग, जो आते हैं तूफान आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी पावर बढ़ती जा रही है, हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। 1884 से टेम्परेचर लेना ऑफिशियली मॉनिटर करना शुरू किया गया था। जो टॉप 10 टाइम्स हाईएस्ट टेम्परेचर आया वो 2002 के बाद आया यूरोप में जी, हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर। जंगलों में आग लग रही है, वहां के जंगल इस तरह से नहीं बिल्ड हैं कि इस टेम्परेचर को सह पाए जी। वहां पे ड्राइनेस आ जाती है और जंगलों में आग लग जाती है। अब ये एक साइकिल शुरू हो जाता है। इस बार हजारों एकड़ के जंगल जल गए, अगली बार और टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि वो ठंडा रखने में काम करते थे जी, और ये साइकिल बढ़ता जाएगा। मेरे को लगता है कि अब इंसानों को समझ जाना चाहिए कि धरती इंसानों के बिना चल जाएगी, पर इंसान धरती के बिना नहीं चलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सर। इस तरह की जरूरी जानकारी के लिए और करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।